हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का पहला लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के बारे में। तो बच्चों हमारी जो पहली किताब है उस पहली किताब 12th की पहली किताब का पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर है बेटा बहुत ही खास, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस मेरी क्लास ढंग से सुननी है। आपको बस मेरी क्लास ढंग से सुननी है। अगर आपने बढ़िया तरीके से मेरी क्लास सुन ली तो बेटा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपसे झूठा प्रॉमिस तो करूंगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर की बात करनी है ठोस अवस्था की। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। इस ठोस अवस्था चैप्टर के अंदर हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पहले से पता हैं। ठोस अवस्था के अंदर कुछ बातें ऐसी जो कि हमको पहले से पता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्मों में क्या क्या अंतर है, तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठोसों में अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जैसे कि बच्चों आपको ये बात पता है कि पेंसिल, अब पेंसिल जो ये बहुत ही ठोस है। ठोस मतलब कि इसमें जो अवयवी कण है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जिन कणों से मिल करके ये बना हुआ है, वो कण एक दूसरे के बहुत नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक नजदीक है। ये है ठोस। कणों के बीच की जो दूरी है, जिसको आप बोलते हो अंतर आणविक दूरी, ये ठोसों में बेटा बहुत ही कम होती, अत्यंत कम, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जबकि द्रव और गैस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको पता है पहले से, मुझे यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, पता है ना। आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो इसको, 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो और 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हो। इसके अलावा ठोसों में आपको ये बात पता है कि बच्चों अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है कणों के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ठोसों के अंदर कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा समझो कि ये ठोस का एक कण है और ऐसा समझो कि ठोस का दूसरा कण है, इनके बीच में आकर्षण बल बच्चों बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए एक दूसरे के नजदीक होते हैं। समझ रहे हो ना बात मेरी आप। ऐसा समझो बेटा कि, ऐसे समझिए कि मान लो एक छोटा सा एरिया है, ऐसा समझो बेटा एक छोटा सा एरिया है। इस एरिया के अंदर ठोस के मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसा समझो बच्चों कि इतने से एरिया में अगर ठोस के 16 कण हैं, तो इस एरिया में, इसी क्षेत्रफल के अंदर द्रव के कणों की संख्या 16 नहीं होगी, वो 16 से कुछ कम होगी। क्यों? क्योंकि द्रव में कणों के बीच की दूरी ज्यादा ज्यादा होती है। मतलब कि जिस क्षेत्रफल के अंदर यहां पे कणों की संख्या ज्यादा है, उसी क्षेत्रफल में यहां कणों की संख्या कम हो जाएगी। और इसी क्षेत्रफल के अंदर गैस की बात की जाए तो गैस में कण और भी बहुत ज्यादा दूर हैं। तो गैस की बात की जाए तो समान क्षेत्रफल के अंदर गैस में कणों की संख्या और ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे आप ठोस, द्रव और गैस पर जाते हैं तो कणों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता जाता है। इसीलिए बच्चों ठोसों का घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा उच्च होता है, सबसे ज्यादा ठोसों का घनत्व है। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे 16 कण हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कण हैं, और यहाँ पे उसी आयतन के अंदर यहाँ पर 2 कण हैं। तो आप मुझे बताओ, समान आयतन के अंदर 16 कण, समान आयतन में 6 कण और समान आयतन में 2 कण, ज्यादा वजन किसका होगा? आप घनत्व मतलब कि भार बटा आयतन, आप किसका सबसे ज्यादा बताएंगे? आयतन की बात करें तो घनत्व का मतलब होता है भार बटा आयतन। आयतन यहां पर भी उतना ही है जितना यहां पर है और जितना यहां पर है। तीनों में आयतन तो समान है, लेकिन तीनों का भार अलग अलग है, क्योंकि यहां पर 16 कण उपस्थित हैं, यहां पर 6 कण उपस्थित है और यहां पर 2 कण उपस्थित है। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो भार भी ज्यादा होगा और ठोसों का घनत्व भी ज्यादा होगा। तो बच्चों आपने ये बात पढ़ी होगी कि ठोसों के घनत्व जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ठोसों के अंदर भार बटा आयतन, ये जो अनुपात है वो द्रव और गैस की तुलना में ज्यादा होता है। क्योंकि जो आयतन यहां पर है उसी आयतन के अंदर द्रव और गैस के अंदर कणों की संख्या कम होगी। द्रव और गैस में कणों की संख्या कम होगी, कणों की संख्या कम तो भार भी कम, और भार कम तो घनत्व कम।
तो इसीलिए बच्चों सबसे उच्च घनत्व आपने सुना होगा ठोसों का होता है। इसी प्रकार से बच्चों आपने संपीड़ितता के बारे में सुना होगा। संपीड़ितता का मतलब होता है बच्चों कणों को दाब लगाकर एक दूसरे के नजदीक लाने की प्रवृत्ति। एक गुणधर्म होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं संपीड़ितता। तो एक गुणधर्म यहां पर है संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब अणुओं को दाब लगाकर एक दूसरे के नजदीक लाने की प्रवृत्ति। आप मुझे बताओ कणों को एक दूसरे के नजदीक आप कहां ला सकते हो? गैस में एक दूसरे के और नजदीक ला सकते हो, या ठोस के अंदर आप कणों को एक दूसरे के और नजदीक ला सकते हो? कहां पर कणों को एक दूसरे के नजदीक लाने की संभावना सबसे ज्यादा है? फटाफट लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ किस पदार्थ के अंदर, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से तीनों में से किसके अंदर कणों को एक दूसरे के नजदीक लाने की संभावना सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। मतलब कि संपीड़ितता गैस में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर दो कण एक दूसरे के दूर दूर हैं तो आप उनको नजदीक ला पाओगे, लेकिन यहां पर बच्चों पहले से कण एक दूसरे से दूर दूर है, सॉरी एक दूसरे के पास पास है। यहां पर पहले से कण एक दूसरे के नजदीक है। अब एक बात बताओ, अगर दो लोगों के बीच में खाली जगह नहीं है तो आप उनको और ज्यादा नजदीक थोड़ी ना ला पाओगे। ये पहले से एक दूसरे के नजदीक है। ठोस है और ठोसों में कण एक दूसरे के पहले से नजदीक है। क्या आप इनको और नजदीक ला सकते हो? देखो मैं दबा रहा हूं, और नजदीक कितना आएंगे? आएंगे नहीं, नजदीक ही। लेकिन मान लो दो कण यहाँ, एक यहाँ दूसरा यहाँ, मैं नजदीक लाऊंगा, हाँ भैया खाली जगह है, इन दोनों के बीच में खाली जगह, नजदीक आ सकते हैं, इन दोनों के बीच में खाली जगह, नजदीक आ सकते हैं। और संपीड़ितता जो है बेटा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है और वहां पे संपीड़ितता सबसे कम होती है। तो ये है बच्चों ठोसों के कुछ गुणधर्म जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना बच्चों, ठोसों के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल, ठोसों में अंतराणविक आकर्षण बल अत्यंत कम होता है क्योंकि सॉरी माफ करना, द्रव और गैस की बात करो। द्रव और गैस में अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है। यहां पर अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है, यहां अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है। इसीलिए बच्चों गैस और द्रव में बहने का गुणधर्म होता है। आपने देखा होगा एक गिलास में पानी लेकर आप उसको जमीन पर फेंक दो तो वो पानी जो होता है वो फैलने का काम करता है, रुकता नहीं है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक द्रव है, द्रव और उसके बाद आता है गैस, दोनों में अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कमजोर है। अणु एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे क्योंकि आकर्षण बल कमजोर है। इसलिए बच्चों यहां पर अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होने के कारण बहने का गुणधर्म होता है। इनमें द्रव और गैस में बच्चों बहने का गुणधर्म होता है, लेकिन ठोसों में बहने का गुणधर्म नहीं होता। तो बच्चों ये ठोसों के कुछ गुणधर्म हैं। आप इसको अपनी एनसीईआरटी या आपकी जो स्टेट बोर्ड की किताबें वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको यहां पर लिखवा करके समय की बर्बादी नहीं करना चाहता। मैंने आपको समझा दिया, बस अब समझा दिया तो आप इसको अपनी बुक में देख लो, जो मैंने बातें बोली वो आप इसको अच्छे से वहां पर समझ करके पढ़ सकते हो, लिख सकते हो ना। क्योंकि देखो बेटा हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें सिलेबस जल्दी से फिनिश करना है, तो वही बातें हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। आपके एग्जाम में ठोसों के गुणधर्म नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसी और भी कई बातें हैं जो इससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करेंगे आगे की। अब बेटा ये जो ठोस है ना, ये ठोस को दो भागों में बांटा गया है। ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बेटा इसमें क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है बेटा? क्रिस्टलीय ठोस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है बच्चा यहां पे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? एमोर्फस सॉलिड। तो एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठोस दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। बहुत ही आसान है दोनों टॉपिक। देखो मैं आपके लिए टेबल भी लेके आया हूं, तो इस टेबल को देख करके घबराना मत। ये पूरा का पूरा टेबल एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमको बेटा इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। चलिए मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैं आपको पहले बताता हूं क्रिस्टलीय ठोस होते कैसे। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए ऐसे समझ लो बच्चों,
ऐसे समझ लीजिए बेटा कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, स्कूल के अंदर आप स्कूल में अपनी कक्षा में बैठे हुए हो। अब स्कूल में अगर आप अपनी कक्षा में बैठे हुए हो तो आप स्कूल के अंदर क्लास में कैसे बैठते हो? ऐसे बैठते हो ना भाई कि एक तरफ हो सकता है सारे लड़के बैठे हों और दूसरी तरफ हो सकता है सारी लड़कियां बैठी हों, हो सकता है ना। तो एक तरफ सारे लड़के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, मतलब कि आप सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए हो, व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हो। एक तरफ लड़के दूसरी तरफ लड़के, व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हो। या मान लो आपकी क्लास में आपके टीचर ने ये बोल दिया कि पहले एक लड़का बैठेगा, है ना, पहले एक लड़का बैठेगा, मतलब पहले एक मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल। मान लो अगर ऐसे बैठे हुए हो, ये भी तो निश्चित क्रम में बैठे हुए हो। यहां पर भी तो आपके बैठने का क्रम क्या है बच्चों? एक निश्चित है। तो या तो आपकी क्लास में ऐसे बैठे हुए हो कि आप एक तरफ लड़के दूसरी तरफ लड़कियां, या तो ये व्यवस्था है निश्चित क्रम में। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके टीचर ने बोल दिया कि नहीं बेटा एक लड़का बैठेगा, उसके बाद एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। अरे सर क्या बात कर रहे हो? ऐसा अगर हो जाए तो जिंदगी बन जाए हमारी। सर मजा आ गया। तो नालायक, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। फिर अगली लाइन में भी लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का, लकड़ी नहीं लड़की लड़का, फिर लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की। ऐसे अगर व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए कि भाई लड़के के बाद लड़की ही होगी, लड़का ही होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का होगा, लड़की के बाद लड़का, लड़के के बाद लड़की, ऐसे व्यवस्थित तरीके से बैठो। ये व्यवस्था होती है बेटा क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था होती है। अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं बेटा। अवयवी कण किस क्रम में जमे होते हैं? एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर पहले दो लड़के आपस में बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पर तीन लड़कियां आ गई, फिर यहाँ पर फिर से एक लड़का आ गया, फिर यहाँ पे दो लड़कियां आ गई। मतलब कि कोई क्रम में बैठा हुआ नहीं, कोई कहीं भी आ रहा है भसड़ में, कहीं भी कोई बैठ गया। एक लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर दो लड़के, फिर एक लड़की, फिर तीन लड़के। मतलब कि कोई व्यवस्था ही नहीं, अनाप शनाप कोई कहीं भी खिचड़ी सी बनी हुई है, खिचड़ी बन गई अंदर, कोई कहीं भी कैसे भी बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे मान लो फीमेल फीमेल, फिर मान लो एक लड़का, फिर तीन लड़कियां आ गई, फिर एक लड़का, एक लड़की, फिर एक लड़का। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी को बोलते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं होते। अब कई बच्चे बताएं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर अवयवी कण क्या होता है? कई बच्चों के दिमाग में आता है सर अवयवी कण क्या होता है? बेटा अवयवी कण का मतलब होता है किसी ठोस के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण, किसी ठोस के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण, जिन कणों से मिलकर के ये ठोस बनता है ना बेटा, जिन कणों से मिलकर के ये ठोस बना है ना, उसे ही बोलते हैं अवयवी कण। तो भैया ये अवयवी कण यहाँ पे निश्चित क्रम में जमे हुए हैं और यहाँ पे निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? क्लियर। चलो मैं आपको एक व्यवस्था और बताता हूं। चलो ये, या फिर मान लो ऐसा कुछ है, देखो ये अवयवी कण को बच्चों एक बॉल मान लो, ये एक टेनिस की बॉल है। चलो एक टेनिस की बॉल, उसके पास में दूसरी टेनिस की बॉल, फिर तीसरी टेनिस की बॉल, फिर चौथी टेनिस की बॉल, फिर पांचवी टेनिस की बॉल, छठी। तो देखो निश्चित क्रम में जमे हुए बेटा, ये सब क्या है? निश्चित क्रम में जमे हुए। फिर यहाँ पे इसके नीचे ये निश्चित क्रम, इसके बाद देखो एक व्यवस्थित रूप से ये सब जमे हुए बेटा, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लड्डू लड्डू। आप लाला जी की दुकान पे जाते हो, तो लाला जी को मान लो आपने बोल दिया कि भैया हमको लड्डू चाहिए, तो लाला जी क्या करते हैं? एक डब्बे के अंदर मान लो आपने बोला 1 केजी लड्डू चाहिए, तो लाला जी क्या करेंगे? पहले एक लाइन में लड्डू जमाएंगे व्यवस्थित तरीके से, फिर वो लाइन खत्म हो जाएगी तो फिर आगे वाली लाइन में फिर दूसरी लाइन में लड्डू जमाएंगे, फिर वो लाइन खत्म हो जाएगी तो फिर उससे अगली लाइन में फिर लड्डू जमाएंगे। तो आप क्या देखते हो कि एक डब्बे में वो जो परत होती है ना, पूरी परत में लड्डू ढंग से व्यवस्थित रूप से जम जाते हैं। तो ये लड्डू 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 लड्डू, तो ये फिर देखो ये लड्डू, फिर ये लड्डू, फिर ये लड्डू, फिर। तो आप देख सकते हो लाला जी ने लड्डुओं को क्या किया? व्यवस्थित तरीके से जमा दिया। ये है बच्चों व्यवस्थित जमावट। इसको हम बोलते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना, एक निश्चित तरीके से बढ़िया तरीके से जमे होना। लेकिन मान लो लाला जी ने क्या किया, यार चलो यार 1 केजी लड्डू भरने, लाला जी ने एक लड्डू यहाँ रख दिया, दूसरा उसके पास रखा, लेकिन तीसरा यहाँ कहीं रख दिया, फिर चौथा लड्डू लाला जी ने यहाँ रखा, फिर पांचवा लड्डू लाला जी ने ऐसे रख दिया, फिर छठा लड्डू लाला जी ने यूं रखा,
फिर 7वां लड्डू यहाँ कहीं आ गया, फिर 8वां लड्डू यहाँ आ गया, फिर 9वां लड्डू यहाँ, है ना, फिर 10वां यहाँ पे, एक लड्डू यहाँ ले लिया। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं भी अनाप शनाप खिचड़ी सी बनी हुई है ऐसे। अगर इस तरीके से लड्डू जमे हुए तो ये अनियमित व्यवस्था है। तो बच्चों क्रिस्टलीय ठोस का मतलब यही होता है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। अच्छा, और यहां पे अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे नहीं होते। अवयवी कण यहाँ पे निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं होते। ठीक है, चलो, तो यही पॉइंट मैंने बेटा यहाँ लिखा हुआ, देखो, निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार। इसका मतलब है बच्चों एक विशिष्ट व्यवस्था होगी जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होंगे। इसका मतलब है अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे होते हैं। ठीक है, और यहाँ अवयवी कण निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं है, अनिश्चित क्रम है। अवयवी कणों के जमने का अनिश्चित क्रम है, कोई क्रम नहीं बेटा यहाँ पे। चलो फिर हम बात करते हैं गलनांक की। बेटा गलनांक का मतलब क्या समझते हो आप, कोई मुझे बताएगा? गलनांक का मतलब क्या है? गलनांक का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका सामान्य भाषा में हम मतलब निकालते हैं। अभी तो आप मुझे वही बता दो जो छोटी क्लास में हमने परिभाषा पढ़ रखी है। वैसे इसकी एक वाइड डेफिनेशन है, एक टेक्निकल डेफिनेशन है, एक बड़ी और काफी लॉजिकल डेफिनेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तो आप मुझे बस वो डेफिनेशन बता दो जो कि आपने बचपन में पढ़ रखी है। गलनांक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस द्रव में पूरी तरह से परिवर्तित होता है। जैसे कि मान लो बर्फ, तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में पूरी तरह से परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा बेटा? ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। तो गलनांक का मतलब है बच्चों एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे पानी है, पानी के लिए गलनांक बिंदु 0 डिग्री है। पानी के लिए गलनांक बिंदु 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पानी की जो ठोस अवस्था है मतलब बर्फ, वो इस टेम्परेचर पर पूरी तरह से किसमें बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, पानी की द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो बेटा होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर ये जो गलनांक होते हैं ना, ये गलनांक निश्चित होते हैं। मतलब कि यदि आपको ये पता लगाना है कि ये वाला ठोस क्रिस्टलीय है और ये वाला ठोस क्रिस्टलीय नहीं है, तो क्या चेक कर लो? अगर आपको किसी ठोस के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होने के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उनके गलनांक चेक कर लो। जैसे कि बर्फ का गलनांक जो होता है बच्चों एक निश्चित होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ पूरी की पूरी द्रव में बदलती है। तो यदि अगर गलनांक निश्चित है बच्चों, ऐसे ठोस जिनके गलनांक बच्चों यदि निश्चित हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसे ठोस हैं जिनके गलनांक निश्चित नहीं है, जैसे कि बच्चों प्लास्टिक को पिघलते हुए देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना? अब प्लास्टिक पिघल करके द्रव में जब बदलता है ना, तो होता क्या है बच्चों कि कुछ इस तरह से आपने सघन प्लास्टिक जो हमारे घरों के अंदर क्रॉकरी वगैरह में काम में आते हैं, उन प्लास्टिकों के बारे में आपने देखा होगा बेटा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, कोई प्लास्टिक को आपने 100 डिग्री सेल्सियस या मान लो 105 डिग्री सेल्सियस पे मान लो आपने गर्म करना चालू किया। अब देखो प्लास्टिक को आप 105 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये द्रव में बदलना स्टार्ट करेगा। आप 105 से 110 डिग्री पे गए तब भी ये द्रव में बदल रहा होगा। आप 110 से 115 डिग्री पे गए तब भी प्लास्टिक जो है वो द्रव में बदल रहा होगा। मतलब कि प्लास्टिक के लिए कोई एक निश्चित ताप नहीं है जिस पर वो द्रव में बदलता है। 105 डिग्री पे भी ये द्रव में बदल रहा होगा, 110 डिग्री पे भी हो सकता है ये द्रव में बदल रहा हो, और 115 डिग्री पे भी ये द्रव में बदल रहा होगा। मतलब कि जब तक प्लास्टिक द्रव में नहीं बदलेगा उसका तापमान बदलता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, प्लास्टिक द्रव में बदलता जाएगा, तापमान बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, प्लास्टिक द्रव में बदलता जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर है, उस पर ही
क्या होता है, ठोस जो है वो पूरी तरह से द्रव में बदलता है। तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए, जैसे कि प्लास्टिक आ गया, जैसे कि रबर आ गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक निश्चित ताप पर द्रव में नहीं बदलते, बदलते तो हैं लेकिन निश्चित ताप पर द्रव में नहीं बदलते। जैसे आप इनको थोड़ा गर्म करोगे, मान लो आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे किसी पदार्थ को गर्म किया, वो द्रव में थोड़ा सा बदल गया, फिर आपने 50 से 55 किया, वो थोड़ा और द्रव में बदला, फिर आपने 55 से 60 किया, वो थोड़ा और द्रव में बदला। मतलब कि एक निश्चित ताप की परास के लिए वो द्रव में परिवर्तित होने का काम करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो गलनांक होते हैं ना बच्चों, ये गलनांक निश्चित नहीं होते, अक्रिस्टलित ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती। अगर अवयवी कण ही अनिश्चित तरीके से जमे हुए हैं तो उनके गलनांक भी निश्चित नहीं हो सकते। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। अच्छा एक बात बताओ, किसी पदार्थ को गलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मान लो बर्फ को पानी में द्रव में बदलना है, तो बर्फ को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं बेटा? गलन की गुप्त ऊष्मा। बेटा ध्यान रखना, गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, ये भी बच्चों क्रिस्टलीय ठोस के अंदर निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इनके गलनांक निश्चित है। और इनके गलनांक निश्चित क्यों है? क्योंकि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित है। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे हुए हैं, इसीलिए गलनांक निश्चित है। और गलनांक निश्चित है इसीलिए गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब छुपी हुई ऊष्मा। बर्फ को जब पानी में बदलते हो ना, तो बर्फ को जब द्रव में बदलते हो ना बेटा, पानी की जो ठोस अवस्था बर्फ है उसको जब पानी की द्रव अवस्था में बदलते हो, तो होता क्या है बच्चों, पानी के जो कण है, अवयवी कण, उनको एक दूसरे से दूर करने की जरूरत होती है। ठोस अवस्था में अवयवी कण नजदीक होते हैं, बर्फ के अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक हैं। जब तक ये अवयवी कण एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे तब तक द्रव में कैसे बदलेंगे? तो द्रव में परिवर्तित करने के लिए वो अवयवी कणों के बीच की दूरी बढ़ानी होगी। तो बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये गलनांक निश्चित है, इसीलिए ऊष्मा भी निश्चित है। तो आप मुझे बताओ यहां पर गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, निश्चित होगी या निश्चित नहीं होगी? जल्दी से फटाफट, यहां गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? यहाँ पे गलनांक निश्चित है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा भी निश्चित है। यहाँ पे गलनांक निश्चित नहीं है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बेटा? अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती। ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो तो अब यही पॉइंट हम यहां देख लेते हैं। तो गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं बच्चों, ये गलनांक निश्चित होते हैं। आप इसको ब्रैकेट में लिखते हो तीक्ष्ण होते हैं। कई बार आपने सुना होगा इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब निश्चित होना, परिवर्तित नहीं होना, एक निश्चित पॉइंट पर, एक तीक्ष्ण पॉइंट पर, ये सुना होगा। तो तीक्ष्ण बोलो, निश्चित बोलो, अभिलाक्षणिक बोलो, एक ही बात है बेटा। ये सब एक ही बात के अलग अलग मतलब निकालते हैं। तो निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, लेकिन ये एक परास में, ताप की परास में 50 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघल रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघल रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघल रहा है। मतलब कि 50 से लेकर के 60 डिग्री, एक परास, एक रेंज, एक निश्चित रेंज के अंदर पिघलने का काम करते हैं। एक परास में पिघलने का काम करते हैं, निश्चित नहीं होते ये गलनांक। चलो गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन ऊष्मा, तो इसमें गलन ऊष्मा क्या होती है? निश्चित और अभिलाक्षणिक, क्योंकि ये निश्चित है, अभी बताया ना। और इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा निश्चित नहीं होती क्योंकि गलनांक निश्चित नहीं होते। ये ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं विदलन गुण की। आ जाओ, विदलन गुण। देखो बेटा एक प्रॉपर्टी है यहां पर विदलन। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? विदलन। विदलन का मतलब है काटने का गुणधर्म। सर क्या यहां पे कुत्ते को कटवाएंगे हम? सर क्या यहां पर कुत्ता क्रिस्टलीय ठोस को काटने का काम करेगा? नहीं बेटा, काटने का गुणधर्म किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। चाकू की सहायता से काटने का गुणधर्म, इसको हम बोलते हैं विदलन। चलो अब इधर देखना बेटा, इधर देखें। मान लो मुझे इस क्रिस्टलीय ठोस को, मान लो ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मुझे इसको काटना है। अब अगर मैं काटूंगा बेटा, तो काटने के लिए मैं जो औजार यूज करूंगा वो यहां से कटे। भाई काटने का काम आप कहां से करोगे? चाकू की सहायता से आप काटोगे। अब चाकू जब काटेगा इस ठोस को, तो इसके देखो, चाकू कभी भी यहां बीच में से तो काट नहीं सकता, ये तो परमाणु है या अणु है, अणु के बीच में से तो चाकू काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बंध बने हुए हैं, वो चाकू की सहायता से तो नहीं करते भैया।
तो चाकू जब भी काटेगा तो बेटा यहां से तो काटेगा नहीं, यहां से नहीं काटता। चाकू हमेशा काटने का काम करेगा तो अणुओं के बीच में से करेगा। ये अणुओं के बीच में से आप चाकू की सहायता से इसको काट सकते हो। तो अणुओं के बीच में से, फिर यहां से कटेगा बीच में से, फिर यहां से कटेगा बीच में से, फिर यहां 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 से, ऐसे। तो कटेगा तो दो अणुओं के, दो अवयवी कणों के बीच में से चाकू काटेगा। अणु को चाकू नहीं काट सकता कभी भी बच्चों, चाकू ऐसे अणु को नहीं काट सकता, अणु कभी नहीं काटता, क्योंकि भैया इसके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है, या मान लो इसके अंदर भाई परमाणु, परमाणु को चाकू से थोड़ी ना काट पाओगे। आप खुद सोचो, आप खुद मुझे बताओ, क्या किसी परमाणु को आप चाकू से काट पाओगे? परमाणु इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म, इतना नगण्य, तुच्छ, एकदम बिल्कुल छोटा सा, रेत के कण से भी कई गुना छोटा। आप सोचो चाकू की सहायता से उस छोटे से परमाणु को आप कैसे काट सकते हो, है ना? तो बेटा हम जब भी चाकू की सहायता से ठोस को काटेंगे तो परमाणु के बीच में से कट लगेगा। अब आप देखो, परमाणु के बीच में से काटना चालू किया, अब देखो ये एकदम सीधी रेखा में कटा है बेटा। तो जब भी आप यहाँ पे काटने का काम करोगे चाकू की सहायता से, चाकू की सहायता से काटने पर ये ठोस एक सीधी रेखा में काटने का काम करता है, सीधी रेखा में। तो चाकू जब भी क्रिस्टलीय ठोसों को काटेगा सीधी रेखा में काटेगा। तो बताओ मुझे, ये कैसी रेखा उत्पन्न हो रही है? सीधी रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये समतल उत्पन्न हो रहा है, समतल या चिकनी सतह। तो वो चाकू की सहायता से काटने पर यहाँ पे समतल या चिकनी सतह उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम समतल। अब सोचो, आप खुद सोचो, अगर मान लो ये बिल्कुल समतल है, एकदम प्लेन, तो चिकना चिकना लगेगा ना, समतल सतह। तो बिल्कुल एक सीधी रेखा में समतल सतह बनती है यहाँ पे। अच्छा, इसको काट के देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे चाकू से काटने का काम करता हूँ। चलो यहाँ पे चाकू से काटा, फिर यहाँ कटा, फिर यहाँ कटा, फिर यहाँ कटा, फिर मान लो यहाँ कटा, हो सकता है नीचे भी आ जाए। अब देखो कैसी लाइन उत्पन्न हो रही है, ये लाइन कैसी उत्पन्न हो रही है? देखो ये लाइन यहाँ जा रही है, फिर यूं जा रही है, फिर यूं जा रही है, फिर यूं जा रही है। मतलब कि उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ सतह। ये सतह कैसे उत्पन्न हो रही है? देखो बेटा ये कैसी सरफेस है? उबड़ खाबड़, ऐसे पहाड़ आते हैं ना, पहाड़ नीचे गए, फिर पहाड़ आया, फिर नीचे, उबड़ खाबड़ सतह उत्पन्न हो रही है। मतलब कि चाकू की सहायता से अगर इसको काटोगे तो समतल चिकनी सतह आएगी और इसमें उबड़ खाबड़ सतह आएगी। तो यही बेटा विदलन गुण, चाकू की सहायता से काटने का गुणधर्म। तेज धार वाले औजार से अगर काटा जाए तो ये दो टुकड़ों में तो बटेगा, लेकिन इससे जो सतह उत्पन्न होंगी वो सपाट और चिकनी, समतल सतह, एकदम सपाट और चिकनी समतल सतह उत्पन्न होगी, समतल और सपाट और चिकनी। चलो अब बात करते हैं इसकी। यहां पे क्या होगा? यहां पर अनियमित सतह वाले दो टुकड़े बनते हैं। अनियमित का मतलब क्या होता है? उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ सतह वाले दो टुकड़े उत्पन्न होते हैं, ये है। चलो अब हम बात करते हैं विषम देशिकता। चलो इसकी हम बात करते हैं, विषम देशिकता। आ जाओ। विषम देशिकता का क्या मतलब है? इधर देखना बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ रहा है? यहां तक की बात क्लियर? चलो विषम देशिकता को समझते हैं बच्चों, यहां ध्यान देना है। चलो अगर मान लो मैं इस दिशा में जाता हूं, ऐसे तिरछी दिशा में जाता हूं, देखो यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे मेल आ रहा है, यहाँ पर भी मेल आ रहे हैं, यहाँ पर भी मेल आ रहे हैं, यहाँ पर भी। मतलब कि यहाँ पर सारे एक प्रकार के अवयवी कण आ रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे लड़के 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 लड़के। अवयवी कणों में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे सब समान प्रकार के अवयवी कण मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे अवयवी कण एक जैसे मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं काम करता हूँ, ऐसे ना जा करके मैं ऐसे जाता हूँ। चलो अब अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो देखो लड़का लड़की, लड़का लड़की। इसका मतलब यहाँ पे जो अवयवी कण मिलेंगे सीधे ऐसे खड़ी लाइन में जाने पे अलग प्रकार के अवयवी कण मिलेंगे। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सारे एक जैसे अवयवी कण मिल रहे हैं। मतलब कि तिरछा जाने पर अवयवी कण जो तरीके से व्यवस्थित हैं और सीधे जाने पर अवयवी कण जिस तरीके से व्यवस्थित हैं, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग है बेटा। आप देख सकते हो दोनों में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग है। तिरछे जाओगे तो सारे के सारे सारे एक जैसे आ रहे, देखो मेल 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 मेल, एम एम एम, सारे के सारे एक जैसे अवयवी कण। और सीधे जा रहे हो सीधी ऊपर की दिशा में तो भी सारे अवयवी कण अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे सारे एम 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 आ रहे हैं, यहाँ पे एम एफ एम एम। मतलब कि अलग अलग दिशाओं में जाओगे अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है बच्चों? अलग अलग। मानते हो? मानते हो ना? क्या आप सभी को ये बात दिखाई दे रही है कि ऐसे जाओगे तो यहाँ जो अवयवी कण आ रहे हैं ये अलग तरीके से जमे हुए हैं, और ऐसे जाने पर जो अवयवी कण आ रहे हैं ये अलग तरीके से जमे हुए हैं? मानते हो? जब अवयवी कणों की जमावट अलग अलग है तो आप मुझे बताओ अलग अलग दिशाओं में व्यवस्था अलग अलग है, इस कारण इनकी अलग अलग दिशाओं में गुण धर्म भी क्या होंगे? अलग अलग। यहां पर सारे के सारे अवयवी कण एम 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 है और इस दिशा में सारे के सारे अवयवी कण एम एफ एम है। तो यहां वाली व्यवस्था अलग हो गई और यहां वाली व्यवस्था हो गई। ये तिरछी लाइन में आने वाली व्यवस्था अलग हो गई, सीधी लाइन में आने वाली व्यवस्था अलग हो गई। मतलब कि अलग अलग व्यवस्था है अलग अलग दिशाओं में
इसीलिए बेटा इनके अलग अलग दिशाओं में व्यवस्था अलग अलग होने के कारण गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग। इसी को हम बोलते हैं बेटा विषम देशिकता। तो विषम देशिकता का मतलब, विषम देशिकता, विषम देशिकता का मतलब क्या लिखा है देखो, विषम प्लस देशिकता। विषम मतलब कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणधर्म अलग अलग। तो भैया इस दिशा में जाओगे तो गुणधर्म अलग प्रकार के आएंगे, इस दिशा में जाओगे तो देखो ये अलग प्रकार के। अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणधर्म अलग अलग होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा विषम देशिक। क्या बोलते हैं, विषम देशिक। तो इसकी मैं आपको परिभाषा लिखवाता हूं। विषम देशिकता का मतलब है, विषम देशिकता का मतलब है अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग होती है, अतः भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म का मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे क्योंकि अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं विषम देशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोसों में ये होता है। अच्छा अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, इसको देखो, यहां पे भैया खिचड़ी सी बनी हुई है। यहां क्या बनी हुई है, खिचड़ी सी बनी हुई है। आप ऐसे जाओ तब भी अवयवी कण गंदे तरीके से व्यवस्थित हैं, आप ऐसे जाओ तब भी अवयवी कण अलग गंदे तरीके से व्यवस्थित हैं, आप ऐसे आओगे तब भी अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि यहां पर किसी भी दिशा में आप अवयवी कणों की बनावट देख लो, कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि आप किसी भी दिशा से देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, तिरछा देखो, आड़ा देखो, हर दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था एक समान है। तो गुणधर्म भी कैसे होंगे भैया, समान, एक समान। इसको हम बोलते हैं समदेशिक। क्या बोलते हैं, समदेशिक। अच्छा ऐसे समझो, मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। ऐसे समझो कि मान लो आप एक शादी पार्टी में गए, समझना बेटा, मान लो आप एक शादी पार्टी में गए। अब मान लो शादी पार्टी के अंदर लोगों के वहां पर खड़े होने की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मान लो वहां पर लोग ऐसे खड़े हैं कि जितनी भी औरतें हैं शादी पार्टी में वो सारी एक तरफ, छोटे 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 बच्चे जो हैं वो एक तरफ, और बड़े बड़े जो आदमी हैं वो एक तरफ। समझना बेटा, आप शादी पार्टी में गए, अब मान लो वहां पे लोगों के खड़े होने की, वहां पर लोगों के उपस्थित होने की एक निश्चित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस। लड़कियां या औरतें सारी एक तरफ, 10 साल से कम उम्र के बच्चे एक तरफ, और जितने भी आदमी हैं वो सारे एक तरफ। अब मैं आपसे बोलूं कि रमेश को बुला कर, रमेश को बुला करके लाओ, रमेश जिसकी उम्र 25 साल है उसको बुला करके लाओ। तो आप क्या करोगे, आप कहां जाओगे, आप केवल वहीं जाओगे ना जहां पर आदमी खड़े हैं। मतलब कि जहां पर आदमी खड़े हैं उस दिशा में जाओगे तो आपको 25 साल का रमेश मिलेगा। आप जहां पर औरतें हैं उस दिशा में जाओगे तो आपको रमेश नहीं मिलेगा। मतलब कि आप जिस दिशा में आदमी थे उस दिशा में गए, वहां रमेश मिल गया। जिस दिशा में औरतें थी, जिस दिशा में 10 साल से कम के बच्चे थे, वहां पर जाओगे वहां रमेश नहीं मिलेगा। अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो नतीजा अलग अलग प्राप्त हो रहा है। आदमियों की दिशा में गए तो रमेश मिल गया, बच्चों की और औरतों की दिशा में गए तो रमेश नहीं मिलेगा। तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणधर्म बदल गए, अलग अलग आ गए। इसको हम बोलते हैं बेटा विषम देशिकता। क्या बोलते हैं, विषम देशिकता। लेकिन मान लो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि एक शादी पार्टी के अंदर कोई भी इंसान कहीं भी खड़ा है, खिचड़ी सी बनी हुई है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। आदमी कहीं भी खड़े हैं, औरतें कहीं भी खड़ी हैं, औरतें बच्चे बच्चे सब कहीं भी खड़े हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ 25 साल के एक रमेश को ढूंढ करके लाओ, तो आप क्या बोलोगे, यार यहाँ पे भी सब एक जैसे, यहाँ पे भी सब गुच्छे में खड़े हैं, वहां पर भी। मतलब आप सोचोगे कि किसी भी डायरेक्शन में मुझे रमेश मिल सकता है। मुझे रमेश हो सकता है यहाँ भी मिल जाए, मुझे रमेश सीधी दिशा में भी मिल जाए, मुझे रमेश वहां पे भी मिल जाए। मतलब कि रमेश के होने की, रमेश के उपस्थित होने की संभावना सब जगह मुझे एक जैसे लगेगा। मुझे क्या लगेगा, यार कहीं भी हो सकता है रमेश। मतलब कि हर दिशा में रमेश के होने की संभावना
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब कि एक जैसा गुणधर्म आपको देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं समदेशिक प्रवृत्ति। समदेशिक मतलब कि किसी भी दिशा में जाओ समान गुणधर्म आपको मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं अक्रिस्टल ठोस। तो यही है बच्चों विषम देशिक, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में गुणधर्मों का मान अलग अलग, और ये होता है समदेशिक। समदेशिक मतलब कि किसी भी दिशा में जाओ गुणधर्म समान। अच्छा, कौन सा गुणधर्म? जैसे कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का जो गुणधर्म है वो आपको अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो किसी भी दिशा में जाओ वो समान देखने को मिले तो अक्रिस्टलित ठोस, आपको यही लिखना है। ठीक है, तो विषम देशिकता। अच्छा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं बेटा? एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, और दूसरा क्या होता है? समदेशिक। आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है भिन्न दिशाओं में जाने पर अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी ही या एक जैसी समान होती है, अतः गुणधर्म भी समान प्राप्त होते हैं। गुणधर्म भी इसलिए क्या प्राप्त होते हैं बेटा? समान प्राप्त होते हैं। इसको हम बोलते हैं विषम देशिक और समदेशिक। चलो ये हो गया। अब आते हैं प्रकृति पर। किस पर आते हैं बेटा? प्रकृति। चलो प्रकृति कैसी है, आ जाओ अब बात करते हैं प्रकृति की। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि रबर क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर रबर एक ठोस है। लेकिन मैं बोलूं कि यार रबर तो बहने का गुणधर्म दिखाता है। मान लो बेटा मैं रबर को गर्म करूंगा तो रबर क्या करेगा? रबर तो फैलेगा। जैसे कि मान लो डामर। चलो ये छोड़ो, रबर छोड़ो, रबर से भी मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ, डामर। हमारे सड़क के निर्माण में जो डामर का इस्तेमाल होता है बेटा, डामर क्या करता है? डामर को जब गर्म करते हो तो फैलने का काम करता है, फैलने का काम करता है ना, और डामर कुछ समय बाद जम जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ डामर क्या है, ठोस है या द्रव है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भाई डामर तो फैलता है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि सड़कों पर डामर जो होता है वो फैल जाता है, डामर निकल जाता है बाहर सड़कों से, वो जो कंक्रीट होती है वो बाहर निकल जाती है। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ डामर क्या है, ठोस है या द्रव है, क्या बोलोगे आप? तो बेटा बस यहीं से एक नया पॉइंट आता है प्रकृति का। किसका पॉइंट आता है? प्रकृति का। जैसे मान लो प्लास्टिक। अब प्लास्टिक देखना बेटा, कई बार प्लास्टिक जो होता है ना फैलता है, प्लास्टिक में फैलने का गुणधर्म होता है। ये छोड़ो, मैं आपको और आसान एग्जांपल बताता हूं। ऐसे समझो जैसे कि कांच। अब कांच जो होता है ना बच्चों, हमारे घरों की खिड़कियों में लगा हुआ जो कांच होता है ना बच्चा, वो आप देखना 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद कांच जो होता है ना, कांच के जो पेंदे होते हैं ना नीचे से वो चौड़े हो जाते हैं। देखा आपने? किसी ने देखा हो अपने घरों के, किसी के घर में ऐसा हुआ हो? कांच की खिड़की होती है ना, उस कांच की खिड़की के कांच जो होते हैं बेटा वो नीचे से ऐसे थोड़े से फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांच जो होता है बेटा वो समय के साथ नीचे की तरफ बहने का काम करता है, थोड़ा थोड़ा बहता है। अब आप बोलोगे सर बहने का गुणधर्म तो हमने पढ़ा था ठोसों में नहीं होता, द्रव और गैसों में होता है। तो फिर इसका मतलब कांच एक प्रकार का ठोस नहीं है। तो अगर कांच में बहने का गुणधर्म है तो क्या कांच को हम ठोस नहीं बोलेंगे? सर डामर में बहने का गुणधर्म है तो क्या डामर ठोस नहीं है? क्या प्लास्टिक में बहने का गुणधर्म है तो क्या प्लास्टिक ठोस नहीं है? अगर रबड़ कुछ समय बाद गर्म करके थोड़ा फैल सकता है, बह सकता है, तो क्या रबड़ ठोस नहीं है? ठोस है। ये सारे ही ठोस हैं, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, वे ठोस जिनमें बहने का गुणधर्म होता है जैसे कि रबर, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या होते हैं बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसे ठोस जिनमें बहने का गुणधर्म होता है, बहने के गुणधर्म, ये अक्रिस्टलीय ठोसों में होता है बेटा। ठोस तो है लेकिन कौन से हैं? अक्रिस्टलीय ठोस।
कौन से बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस। इसीलिए इन ठोस को हम अति शीतलित द्रव भी बोलते हैं, अति शीतलित द्रव, सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, माफ करना, सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतलित द्रव भी बोलते हैं। मतलब कि समय के साथ ये फैलने का काम करते हैं। तो अति शीतलित द्रव, द्रवों में भी फैलने का गुणधर्म होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस एक ऐसे ठोस हैं जो कि बहने का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, फैलने का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अति शीतलित द्रव बोलते हैं। और ये जो होते हैं ना बेटा, ये वास्तविक ठोस है, वास्तविक ठोस, सॉलिड है, ये सॉलिड मजबूत, इनमें बहने का गुणधर्म नहीं होता है। जैसे कि आप यहां पे देख लो, जैसे कि आयरन, लोहा बहुत मजबूत है, फैलने वेलने का काम नहीं करता है। जैसे कि NaCl, नमक ठोस होता है, फैलने वेलने का काम नहीं करता। बर्फ जो होता है, ये बर्फ फैलने वालने का काम नहीं करता। हाँ, बर्फ जब द्रव में बदल जाएगा तो द्रव फैलता है, वो अलग बात है। लेकिन बर्फ ठोस कहाँ फैलता है? फैलता नहीं भैया। बर्फ मजबूत ठोस सॉलिड है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? ये सब बच्चों हैं वास्तविक ठोस, मतलब कि इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रिस्टलीय ठोस। तो इनको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन कांच, रबर, ये सारे, कांच, रबर, है ना, प्लास्टिक, ये सब बच्चों फैलते हैं, बहने का गुणधर्म होता है। चलो, ये हो गया। चलो, तो प्रकृति, तो ये वास्तविक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है। लेकिन ये क्या होते हैं? आभासी ठोस। मतलब कि ये ठोस जो है बेटा, वो झूठे ठोस है। झूठे? सर, ठोस भी कभी झूठा होता है क्या? छद्म ठोस, मतलब कि जो ठोस तो है लेकिन बहने का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आएगी कि भैया ये द्रव वाला गुणधर्म है। अति शीतलित द्रव ये भी बोला जाता है। क्लियर? चलो, फिर हम आते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। चलो, इसको हम समझते हैं। चलो, इसको मैं देखो, इसको मैं बताता हूं आपको। ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब यहां पे बेटा एक बात ध्यान से देखना, इस लड्डू के बाद में लड्डू, लड्डू के बाद में लड्डू, लड्डू के बाद में लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, लड्डू के बाद लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू। मतलब कि एक निश्चित क्रम में लंबी दूरी तक, आगे तक एक निश्चित क्रम में ये लड्डू ऐसे व्यवस्थित रूप से जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, आगे तक ये लड्डू एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, लंबी दूरी तक जमे होते हैं। निश्चित क्रम में लंबी दूरी तक एक निश्चित क्रम में व्यवस्था जमी होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ मतलब कि लंबी दूरी तक, लंबी रेंज तक, लॉन्ग रेंज, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लंबी दूरी तक ये व्यवस्था होती है निश्चित क्रम में। जबकि यहां पे क्या देखो, यहां पे क्या देखो, इसके बाद में ये वाला कण तो आ रहा है, तो दो कणों तक तो व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन फिर देखो यहां पे ये व्यवस्था टूट गई, फिर से लड्डू आया, व्यवस्था फिर बनी, फिर व्यवस्था टूट गई, फिर लड्डू आया, फिर थोड़ी देर चलेगा, फिर व्यवस्था टूटेगी। मतलब कि थोड़ी सी दूरी तक अवयवी कण व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं, फिर ये व्यवस्था टूट गई, फिर वापस से लड्डू उस लाइन में आने का प्रयास करें, फिर व्यवस्था टूट गई। मतलब कि छोटी छोटी दूरियों पर यह व्यवस्था बनी होती है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघु परासी व्यवस्था। बहुत ही कम दूरी के लिए अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं। इसको हम बोलते हैं दीर्घ परासी और लघु परासी व्यवस्था। तो यहां पे हम लिखेंगे वास्तविक ठोस जो होते हैं बेटा, इन वास्तविक ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? लंबी दूरी तक अवयवी कण
निश्चित क्रम में जमे होते हैं। बात समझ में आई? लेकिन आभासी ठोस मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अत्यंत कम दूरी तक ही निश्चित क्रम में जमे होते हैं। निश्चित क्रम में जमे होते हैं, ठीक है, बहुत कम दूरी तक। चलो, ये है आपका प्रकृति हो गया, अवयवी कणों की व्यवस्था हो गई। चलो इसमें एग्जांपल तो अभी होता है ना, NaCl, जितने भी धातु हैं, हीरा, डायमंड की व्यवस्था एक निश्चित होती है, निश्चित क्रम में। रबर, इसमें रबर, प्लास्टिक है ना, ये सारे। चलो ये तो